नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र IAS अकेडमी में। आज का डेट है 4 जून एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल जहां पे बताया गया है वोटिंग सिस्टम में फ्लॉज के बारे में। देखो हमारा आज ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स आर बीइंग काउंटेड फॉर द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024 और यहाँ पे बोला जा रहा है दैट अगर हमारे वोटिंग सिस्टम को ज़्यादा हम लोग को रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे तो वो एक ही होगा हमारे देश में ज़्यादा यूनिफाइड और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का अगर पॉपुलेशन देख लीजिएगा तो डाइवर्स पॉपुलेशन है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जो क्या एक साथ रह रहे हैं ना। ये जो 2024 का लोकसभा इलेक्शंस है, अब इसके जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स है ना, उसके बाद कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस स्टार्ट हो गए थे दैट हमारे इंडिया का जो इलेक्शंस का जो नेचर है ना, उनको हम लोग को और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाने की ज़रूरत है ना। क्या हमारे देश का वोटिंग स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल्स को इस आर्टिकल में कंसर्न किए गए और ये आर्टिकल जानने के लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा कुछ नया नया सीखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है दैट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट हम लोग का इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो फेयर हो ना। अभी कौन सा वोटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसको कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब क्या हो? देखो ये जो सिस्टम है ना, ये 1952 में इंक्लूड किया गया था, है ना, जब लिटरेसी रेट्स जो है हमारे देश में कम थे। बट अभी का केस देखो, अभी तो वैसा नहीं है ना। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता क्या है, वो कैंडिडेट जिनका सबसे ज़्यादा वोट होता है वो सीट को जीत जाता है ना। आप बोलिएगा यार ये तो सही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो ज़्यादा वोट वो सीट जीत जाए। देखो कैसे प्रॉब्लम है मैं आपको बता रहा हूँ। सोचो एक रीजन है, वहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन रह रही है, हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी हैं, ईसाई भी हैं, राइट। अब ध्यान से सोचो, अगर उस रीजन में पॉलिटिकल पार्टी ए खड़ा होता है और पॉलिटिकल पार्टी बी खड़ा होता है, राइट, या फिर पॉलिटिकल पार्टी सी और एक कैंडिडेट खड़ा होता है, तब तो आराम से या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा या तो फिर सी जीतेगा, राइट। बट सोचो उस रीजन में पॉलिटिकल पार्टी बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब पॉलिटिकल पार्टी ए के पास सोचो पैसे ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टी ए क्या बोलेगा, अरे भाई आप पॉलिटिकल पार्टी डी के लीडर को भी बोलेगा देखिए आप इसका कोएलिशन तोड़ दीजिए और आप भी खड़ा हो जाइए। ई को बोलेगा ये आप भी खड़े हो जाइए। अब देखो पहले कितने थे, पहले 1 2 3 पॉलिटिकल पार्टीज थे, तो वोट जो है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज में बंटने वाली थी। बट अभी क्या हो गया, ये बढ़ गया डी और ई में। मतलब पहले बी का प्रोबेबिलिटी जीतने का ज़्यादा था, बट अभी क्या होगा, ये डी और ई जो है ना, ये क्या करेंगे, बी का वोट को खा लेंगे। मतलब ये कुछ कुछ वोट्स ये भी छीन के चले जाएंगे, कुछ कुछ ये। मतलब इवेंचुअली जीत कौन रहा है, पॉलिटिकल पार्टी ए। समझ रहे हो मैं अभी क्या यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर बोला गया, देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसके तहत तो क्या बोला गया है दैट कैंडिडेट जिनका सबसे ज़्यादा वोट्स है वही जीतता है ना। बट कैसे जीत रहे हैं, इसको प्रैक्टिस को देखो। और भी एक सोचो, हमारे एक तो है ना नोटा, है ना। अब नोटा में अगर आप वोट दिए, से फॉर एग्जांपल इस रीजन में सिर्फ 100 लोग रहते हैं, है ना, 10 वोट इसको मिला, 10 वोट इसको मिला, 10 वोट इसको मिला, 10 वोट इसको मिला, 10 मतलब 50 और 50 नोटा को मिल गया। मतलब क्या कोई भी यहाँ पे इलेक्शन नहीं जीतेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। अब इनमें भी सोचो किसी ने अगर 11 वोट भी लाया है ना, तो वही जीत जाएगा। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब कैंडिडेट जिसके पास ज़्यादा वोट है वो जीत रहा है, ना कि नोटा। अगर नोटा जीत रहा है तो वहाँ पे कोई भी मेंबर को खड़ा मत करो ना, समझ लो, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो, इस टाइप का। लेकिन कोई प्रावधान नहीं है। वही बोला जा रहा है दैट हमारे देश में जो है ना, रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है बिटवीन द सीट एलोकेशन ऑन पॉपुलर वोट। क्योंकि ऐसा 2019 के इलेक्शन में देखा गया था दैट बीजेपी जो थी, उन्होंने बिना, भले ही उनका लोअर परसेंटेज था पॉपुलर वोट का, बट स्टिल उन्होंने इलेक्शन जीत गए एक लार्ज मार्जिन से, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है दैट लार्ज सेगमेंट ऑफ इलेक्टोरेट जो है वो लैक कर रहा है मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन को। क्योंकि यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो मार्जिनल पार्टीज़ को होता है, राइट। क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम है ना, ये डिसएडवांटेजेस है स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि डेमोक्रेसी मतलब क्या,
हर एक इंसान को उतना ही राइट मिलना चाहिए, बट ये लोग क्या होता है, इनके पास पैसे की कमी होने के कारण जो है ये चीज़ नहीं हो पाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक आर्टिकल में बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया, एक हमें फिनोमिना देखने को मिलता है, ये है वेस्टेड वोट का। दैट इज़ वोटर्स क्या सोचते हैं, अरे भाई जो परसीव्ड विनर, मतलब विनर को ही वो लोग, जैसे अगर सोचो सेंट्रल में पार्टिकुलर पार्टी ए है, बी है और सी है, राइट। तो क्योंकि वही लोग का सब कुछ जगह पेपर में ऐड आ रहा है, टीवी में ऐड आ रहा है, सब जगह ऐड आ रहा है, तो हम लोग को एक परसीवेंस बना लेते हैं दैट शायद वही लोग विनर है, राइट। इससे क्या होता है, स्मॉल जो पार्टीज है ना उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है ना। सवाल होता है दैट कहीं ना कहीं इससे रीजनलिज्म तो बढ़ ही रहा है, बट साथ ही साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भी हमें एक डेंट देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में होता क्या है दैट इससे जो है रीजनलिज्म और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स प्रमोशन मिलता है। मतलब क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, पार्टिकुलर पार्टी ए बी सी, बट उन्होंने डी और ई को भी खड़ा करवा दिया, राइट। इससे क्या हो जा रहा है दैट उस रीजन में अगर पॉलिटिकल पार्टी ए का दबदबा था पहले से, तो उनका दबदबा घटा दिया गया जस्ट फॉर द इलेक्टोरल गेन्स, और स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डी मतलब कोई एक अलग रिलीजन के इंसान को खड़ा कर दिया, और ई ने भी अपने रिलीजन का वोट जो है ये लोग बी में नहीं जाने दे रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है दैट स्पेसिफिक डेमोग्राफी को टारगेट करके इलेक्टोरल गेन किया जा रहा है, राइट। और इससे प्रॉब्लम क्या है, लार्ज अगर एंगल में देख लीजिएगा तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ वोटर्स है ना वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, राइट। मतलब कहीं ना कहीं वोटर का परसेप्शन हो जाता है दैट अरे भाई हमारा वोट तो इनफेक्टिव है, कोई काम का ही नहीं है, राइट। इसीलिए लोअर वोटर टर्नआउट हम लोग को देखने को मिलता है। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज है दैट हमें जो ये अपैथी के अमिज जो लग रहा है ना, वोटर परसेप्शन जो बना लेता है दैट हम तो वोट दे या ना दे, वो पॉलिटिकल पार्टी तो जीत ही नहीं रही है, राइट। ये कहीं ना कहीं एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक डेंट हमें देखने को मिला, राइट। तो सवाल इज एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव इलेक्टोरल सिस्टम। यस, बोला जा रहा है देयर इज नीड, जिससे हमको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जिससे ऑफकोर्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ला सकते हैं जो कि एक वायबल ऑल्टरनेटिव है। जैसे अगर सोचो कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कोई भी रीजन का, राइट। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से फॉर एग्जांपल हिंदूज आर से फॉर एग्जांपल 40%, मुस्लिम्स आर से फॉर एग्जांपल 51%, और बाकी जो 9% है उसमें 3% कोई एक दूसरा रिलीजन, 3% कोई दूसरा रिलीजन, 3% कोई दूसरा रिलीजन, राइट। अब यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट यहाँ पे प्रोपोर्शन के हिसाब से क्यों ना हम लोग सीट को रिजर्व कर दें, है ना। या फिर सोचो इसका अगर 6% है, इसका 3% है, तो इसको भी एक सीट मिलने का हम लोग रिजर्व कर दे, इसको हम लोग कुछ सीट्स रिजर्व कर दे, इसको कुछ। तो ऐसे करने से क्या होगा दैट जो सीट्स जो का एलोकेशन होगा वो रैशनलाइज होगा, राइट। और इसका एडवांटेज ये है दैट इससे इन्हांस रिप्रेजेंटेशन होगी माइनॉरिटी पार्टीज़ का भी, जिससे हमारे जो इलेक्टोरेट है, जिससे हमारे जो व्यू पॉइंट्स है वो ज़्यादा डाइवर्स होंगे, और हर एक माइनॉरिटीज़ को उतना ही हक मिलेगा जितना कि एक नॉर्मल इंसान को मिल रहा है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? अभी तक ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है इन अमेंडमेंट्स को लेकर, राइट। पब्लिक अवेयर नहीं है ना। पब्लिक क्या है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर ने बोल दिया वही मानना स्टार्ट कर देती है। ये गलत है कहीं ना कहीं। अरे हमको क्रॉस चेक करना चाहिए ना, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो लोग भी ऐसा भड़काऊ बयान देते हैं जिससे क्या दो कम्युनिटीज़ के बीच में कलेश चल सकता है, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट हमारे को एम्ब्रेस करना पड़ेगा ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, दैट इज़ मोर इक्विटेबल इलेक्टोरल मॉडल बनाना पड़ेगा। और इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स अगर देख लीजिएगा, यस गवर्नेंस तो इंक्लूसिव होगा ही, बट साथ ही साथ इंडिया एक डाइवर्स पॉपुलेस के तरह काम करने वाला है। और यहाँ पे बिल्कुल हम लोग ये देख रहे हैं दैट अनडाउटेडली इंडिया का जो अलग अलग जो पॉपुलेशन है, राइट, वो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इक्विटेबल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, और उनको हक भी उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट, चित्रभान हेरिटेज। नाउ स्टेट ऑफ असम का एक प्राइसलेस हेरिटेज है जो क्या अभी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, मेन स्ट्रीम में डूबता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसका नाम है चित्रभान फिल्म स्टूडियो, जहाँ पे पहला असमीज फिल्म जयमोती को बनाया गया था अंडर द एंडेवर ऑफ रूप कंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, राइट। तो अभी देखने को मिल रहा है दैट ये जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व मिटता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। जो कि ऑफकोर्स ये वैसा स्टूडियो जहाँ में आसमी सिनेमा का जन्म हुआ था। तो इसीलिए प्रपोजल दिया जा रहा है दैट क्यों ना इस स्टूडियो को हम लोग चेंज कर दें एज अ हेरिटेज मेमोरियल कम म्यूजियम।
इससे हम लोग ऑनर करेंगे रूप कंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी को, राइट, हु वाज द पायोनियर ऑफ दिस सेक्टर, राइट। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन, राइट। सो ओवरऑल अगर देख लीजिएगा, यस इस स्टूडियो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है असम सिनेमा हिस्ट्री के लिए, है ना, क्योंकि इस स्टूडियो से हम लोग देख लेते हैं पायोनियर इफेक्ट ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी इन स्टेब्लिशिंग द स्टूडियो, और ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस भी दे रहा है ऑफ शोकेसिंग ज्योति प्रसाद इंजीनियरिटी थ्रू अ मेमोरियल। नाउ इंटीग्रेटिंग टी गार्डन कंजर्वेशन, अब देखो इसमें इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जयमती को बनाने के लिए ना ये भोगालगुड़ी टी स्टेट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था, राइट। सो देयर इज नीड ऑफ होलिस्टिक कंजर्वेशन एफर्ट जिसमें टी गार्डन्स का भी इंपॉर्टेंस को शोकेस किया जाएगा, राइट, और गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा जिससे इंश्योर किया जा सके दैट टी गार्डन्स को वेलबिंग और प्रिजर्व हो सके, राइट। इसीलिए हम लोग को फाइनली ये आर्टिकल में बोला गया दैट जी हाँ, अभी जो गवर्नमेंट का जो एपैथी है, नेगलेक्ट जो कर रही है हेरिटेज साइट को, उसको हम लोग को बचाने की जरूरत है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी गवर्नमेंट फेस कर रही है क्योंकि दीज आर द ब्रिटिश एरा स्ट्रक्चर्स और मॉन्यूमेंट्स जो कि डीके फेस कर रही है, राइट। तो दैट इज़ वाई देयर इज अ कॉल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, जिससे हम लोग का कल्चर भी बचा रहे और कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये हमारे आने वाले जनरेशन्स को एक मोटिवेट कर सके दैट यस हमारे पास्ट जनरेशन ने क्या किया है और हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। नेक्स्ट गाइस, असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जहाँ पे बोडो लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। बोडो लैंग्वेज लर्निंग सेंटर, एक्चुअली 15 लैंग्वेज लर्निंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है इन अराउंड 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, और इसमें ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये लोग टारगेट डिस्ट्रिक्ट सेट कर रहे हैं और वो भी क्या, आउटसाइड द रीजन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, जहाँ पे बोडो लैंग्वेजेस को सिखाया जा सके। रिसेंटली सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में भी 2 लैंग्वेज लर्निंग सेंटर्स बनाए गए हैं और मेन कंसर्न यही है दैट कहीं ना कहीं ये ग्लोबली जो है ना एक्सटिंक्ट कर रहा है लैंग्वेज। इसीलिए आर्टिकल में बोला गया है दैट ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने कॉल किया है दैट देखो भाई, कम्युनिटी इंगेजमेंट इज़ वेरी मच नीडेड जिससे लैंग्वेज को लर्न किया जा सके। इसीलिए देयर इज़ अर्जेंट नीड फॉर कंसंट्रेटेड एफर्ट जिससे सेफगार्ड किया जा सके इस लैंग्वेज को फ्रॉम द एक्सटेंशन। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रिसेंटली डिस्कवर किया था दैट ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो सेटअप किया गया था ना, उसने एक्चुअल टेम्परेचर से 3 डिग्री ज़्यादा ही बता दिया। एक्चुअल टेम्परेचर था 48, उसने 51 बता दिया। इससे जो है पूरा देश भर में बहुत ह्यू एंड क्राई फैल गया था। तो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन ये है क्या? ये एक मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, कुछ ऐसा आपको दिखता है ये, है ना, जो क्या ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेती है कितना टेम्परेचर है। एक्चुअली इसमें कुछ सेंसर्स लगे हुए रहते हैं जैसे विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड रेनफॉल सेंसर्स। अब एयर टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, जो क्या ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और ये वैरी करता है विद द टेम्परेचर चेंजेस, राइट। अच्छा, अब मेन जो चैलेंज है वो इसके साथ क्या है? मेन चैलेंज है एक्यूरेसी। क्योंकि अब देखो हम लोग तो बहुत बोलते हैं ना दैट ओके ये ऑटोमेटिक चीज़ें लगा, ऑटोमेटिक चीज़ें, बट उसकी एक्यूरेसी तो अनरिलायबल हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री इसने ज़्यादा दिखा दिया, राइट। अब देखो ये, लेकिन ये तो चलो वेदर वाला है, कोई अगर दूसरा चीज़ ऐसा हो गया ना तो हमारी सोसाइटी में जो है फॉर द टाइम बिंग केओस भी फैल सकता है। इसीलिए बोला गया दैट इश्यूज़ कुछ है इस वेदर स्टेशंस के साथ, दैट इज़ इसको हम लोग को इम्प्रॉपर कैलिब्रेशंस पर इसको प्रॉपर कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत है, राइट, और कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रेगुलर मेंटेनेंस, अदरवाइज इसी टाइप का गलत ये डेटा शो करता रहेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन, आज का सेशन ऑफ असम ट्रिब्यून एनालिसिस। मिलते हैं हम सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।